दोस्तों यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इस कंपोनेंट से एग्जाम में अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं। और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इस कंपोनेंट के पीवाईक्यूज। हम 2023 के एपीएफसी ईओ और 2021 के ईओ एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस कंपोनेंट के, ताकि हम एक आइडिया लगा सकें कि भाई अपकमिंग एग्जाम में हमें किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास हमारी ये बुक पक्का होनी चाहिए, क्योंकि ये बुक आपकी हेल्प करने वाली है स्पेशल कंपोनेंट की क्वालिटी प्रैक्टिस एंड रिवीजन में। क्योंकि दोस्तों इस बुक में हम आप लोगों को 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द स्पेशल कंपोनेंट्स लाइक अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉ। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को हर एक कंपोनेंट के चैप्टर वाइज टेस्ट दिए गए हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप लोग कंप्लीट सिलेबस की अच्छी से क्वालिटी रिवीजन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए है। इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को मोर देन 10,000 एमसीक्यूज हर एक कंपोनेंट के चैप्टर वाइज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को ओवरऑल प्रिपरेशन इवैल्यूएट करने के लिए 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ आप लोगों को मंथली करंट अफेयर टेस्ट भी मिल रहे हैं, जिनके थ्रू आप अपनी करंट अफेयर की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे खास बात कि यहाँ पर आपके पास सॉल्व पीवाईक्यूज है, जिनके थ्रू आप एपीएफसी के पुराने पेपर्स को विद सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं और ईओ के पुराने पेपर को भी विद सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं। और वीकली मेंटर टॉक सेशन आपके पास भी है। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए अट्रैक्टिव डिस्काउंट भी लेकर आ रखे हैं 87% का, जो आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड EPFO87। और दोस्तों इन बुक को परचेस करने का या फिर इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की में, जहां पर आज हम गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंपोनेंट के यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी 2023 के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को ध्यान से कि आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंजॉइंस द स्टेट टू एंडेवर थ्रू लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेजेस। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 43 है, देखो आर्टिकल 43 के नाम से आपके माइंड में डीपीएसपी आ जाने चाहिए, ठीक है। और डीपीएसपी में जो आर्टिकल 43 है उसके बारे में पूछा गया कि भाई जो आर्टिकल 43 है वो किस तरह के वेजेस के बारे में हमारे स्टेट को लेजिस्लेट करने के लिए या फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए बोल रहा है। मतलब जो लेबर क्लास है या फिर जो एम्प्लॉय है उनको किस तरह का वेज जो है हमारी गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाना चाहिए। जो लेजिस्लेशन बनेंगी या फिर जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनेंगी उसमें किस तरह के वेज को हमारी गवर्नमेंट को जो है सर्टिफाई करना है। क्या वो लिविंग वेज होगा, क्या वो मिनिमम वेज होगा, क्या वो फेयर वेज होगा, क्या वो नीड बेस्ड मिनिमम वेज होगा। तो यहाँ पर आपको ना कंफ्यूज करने की कोशिश करी गई है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर किसी बच्चे को डीपीएसपी का आर्टिकल 43 पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किस लिए कर दिया गया है कि भाई ऑप्शन काफी क्लोज दे दिए हैं कि भाई क्या वो लिविंग वेज है, क्या वो मिनिमम वेज है, क्या वो फेयर वेज है, क्या वो नीड बेस्ड मिनिमम वेज है। तो आप लोगों ने करना क्या कि शांति से अपने माइंड में एक बार आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिमाइंड करना है, ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। आर्टिकल 43 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप उसका सोशलिस्टिक वाला पार्ट देखें, वो टिंज जो कि लेबर क्लास से डील करती है, अगर वो वाला पार्ट आप देखें तो वहां पर क्या बोला गया है कि भाई स्टेट शैल प्रोवाइड, ठीक है, अ मिनिमम लिविंग वेज, अ लिविंग वेज बोला गया है टू सिक्योर अ लिविंग वेज, मिनिमम भी नहीं बोला गया, टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड टू प्रोवाइड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल वर्कर। अगर आप इसका सोशलिस्टिक वाला पार्ट देखेंगे तो वहां पर क्या बोला गया है कि स्टेट टू सिक्योर अ लिविंग वेज, वहां पर लिविंग वेज क्लियरली लिखा गया है आर्टिकल 43 में। अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, देखो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ डिफाइन नहीं किया गया लेकिन ये वर्ड बोला गया है, एंड टू सिक्योर सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर। तो वहां पर जो वर्ड क्लियरली मेंशन किया गया है वो है लिविंग वेज। मिनिमम वेज में नहीं मेंशन किया गया, फेयर वेज नहीं मेंशन किया गया और नीड बेस्ड मिनिमम वेज भी मेंशन नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर ना आप लोगों ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्वेश्चन में, आप लोगों ने तसल्ली से आर्टिकल 43 को याद रखना है। अगर वो आपको याद भी नहीं है तो आपने सोचना है कि भाई क्या एक फेयर वेज, क्या एक मिनिमम वेज, क्या एक लिविंग वेज क्या हो सकता है। तो अगर आप सोचेंगे थोड़ा सा तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ भाई वो लिविंग वेज है। वैसे यहाँ पर लॉजिक काम नहीं करेगा, यहाँ पर काम क्या करेगा कि भाई आपको वो आर्टिकल याद हो। तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51A की नॉलेज अच्छी खाती होनी चाहिए। ये आर्टिकल आपके टिप्स पे होनी चाहिए और यही लर्निंग आप लोगों ने आगे भी लेके जानी है कि भाई आर्टिकल 42 से लेकर आर्टिकल 51A के बीच में आपको कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन शायद आईआर का है। देखो आईआर से भी क्वेश्चन ओवरलैप करता है और वहां पर भी आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू लेबर अच्छे से पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which of the following statement regarding the ordinance making power of the governor is are not correct। देखो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है कि भाई जो भी क्रिटिकल वर्ड है क्वेश्चन में, जो भी मेन वर्ड है क्वेश्चन में, जो आपके क्वेश्चन का आंसर गलत करवा सकती हैं आपसे, उनको आपने पक्का अंडरलाइन या फिर सर्कल कर लेना है। तो यहां पर पहले तो क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसकी,
गवर्नर की, और क्या पूछा गया कि भाई कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है, सही स्टेटमेंट नहीं बतानी, गलत स्टेटमेंट बतानी है। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि भाई इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब क्या है कि भाई ये गवर्नर साहब बिना किसी की एडवाइस के, बिना किसी की मर्जी के खुद ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनकी खुद की डिस्क्रिशन है इस पे, ठीक है, उनका खुद का कंट्रोल एंड पावर्स को एक्सरसाइज करने में, वो किसी और की एडवाइस या फिर किसी और के सजेशन से बाउंड नहीं है। एंड डज नॉट इंटेल द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, की जो स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एडवाइस के बिना भी वो अपनी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट ये कह रही है। अभी देखते हैं गलत या सही है। द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर इज कन्फाइंड टू द सब्जेक्ट्स इन द ऑल थ्री लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7। आप लोग जानते हैं कि शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, जिनके ऊपर लेजिस्लेशन बन सकती है, उनको 3 लिस्ट में डिफाइन करता है। एक कंकरेंट लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट, एक सेंट्रल लिस्ट है। तो यहां पर बोला गया कि जो गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो कुछ इस तरीके से, वो कि जो तीनों लिस्ट हैं 7th शेड्यूल में, उनमें किसी के ऊपर भी वो एक्ट बना सकते हैं, किसी के ऊपर भी वो लेजिस्लेशन बना सकते हैं। एक्ट नहीं, लेजिस्लेशन बोलेंगे इसको। एंड विद रिगार्ड टू रिपग्नेंसी विद द यूनियन लॉ relating to the concurrent subject, the governor's ordinance will prevail notwithstanding repugnancy if the ordinance had been made in pursuance of the instruction of the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा। ये स्टेटमेंट क्या कहती है कि भाई अगर फॉर एग्जांपल गवर्नर साहब ने एक ऑर्डिनेंस लेजिस्लेट कर दिया, एक ऑर्डिनेंस बना दिया, ठीक है, अब जो ये ऑर्डिनेंस बनाया, जो ये लेजिस्लेशन बनाई, ये कंफ्लिक्ट में आ गई एक यूनियन लॉ से। एक एक्ट पहले बना हुआ था, एक यूनियन लॉ पहले से बना हुआ था, उसके कंफ्लिक्ट में आ गई है, ठीक है। इस केस में अगर ऑर्डिनेंस बनाने से पहले गवर्नर साहब ने प्रेसिडेंट साहब की प्रायर परमिशन ली होगी, इंस्ट्रक्शन उनसे ली होगी, और उसके बाद अगर ऑर्डिनेंस बनाया होगा, तो इस केस में अगर कंफ्लिक्ट आता है यूनियन लॉ से, तो उस केस में ऑर्डिनेंस विल प्रिवेल नॉट द यूनियन लॉ। ये स्टेटमेंट थर्ड आपकी ये समझा रही है। और दोस्तों आपने अब इन तीनों स्टेटमेंट को 1 बाय 1 सॉल्व करना है आंसर पे पहुंचने के लिए। पहली स्टेटमेंट क्या है कि गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक डिस्क्रिशनरी पावर है। देखो आप लोगों को पता होगा कि भाई गवर्नर के पास 5 डिस्क्रिशनरी पावर हैं केवल, और उनमें ये वाली डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है? एक लेजिस्लेशन बनाने की पावर, जब आपके एक हाउस या फिर दोनों ही हाउस सेशन में नहीं है। तो दिस इज अ टेम्पररी सॉल्यूशन। लेकिन इस टेम्पररी सॉल्यूशन को भी गवर्नर सिर्फ अपनी मर्जी से एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, उनको कोई भी ऑर्डिनेंस बनाने से पहले एक बार एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेनी पड़ेगी, या फिर हम उल्टा बोल रहे हैं कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेने पर ही उनको ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की, ऑर्डिनेंस बनाने की पावर दी गई है। तो यहां पर जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, इट इज अ पावर विच हैज टू बी एक्सरसाइज ऑन द रिकमेंडेशन या ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। हम जैसे ही आंसर देखेंगे हमारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 1 हमारे आंसर का पार्ट बनना चाहिए। ये भी स्टेटमेंट जो है आपकी एलिमिनेट होगी, क्योंकि हमारे आंसर का पार्ट 1 बनना चाहिए। तो अब आंसर या तो ए बनेगा या आंसर बी बनेगा। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट आपने जैसे ही आंसर देखा आपको पता लगेगा भी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि दोनों ही आंसर ए और बी में इसका पार्ट जो है आ रहा है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? कि भाई जिन लिस्ट पर स्टेट लेजिस्लेशन, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाने की पावर रखती है, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस भी बनाया जा सकता है गवर्नर के द्वारा, उनके अलावा सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस नहीं बनाया जा सकता। तो फॉर एग्जांपल अगर स्टेट लेजिस्लेचर कंकरेंट सब्जेक्ट या फिर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे जो है लेजिस्लेशन बनाने की पावर रखती है, तो गवर्नर साहब भी सिर्फ उन्हीं लिस्ट पे जो है आपके ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, वो सेंट्रल लिस्ट पे जो है ऑर्डिनेंस नहीं बना सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, आंसर का पार्ट बनेगी। अब जब हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें दोस्तों, स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है क्योंकि जब भी कोई स्टेट लेजिस्लेशन कॉन्फ्लिक्ट में आएगी विद द यूनियन लॉ, और स्टेट लेजिस्लेशन जो बनाई गई है वो इन इंस्ट्रक्शन ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाई गई है, तो उस केस में स्टेट लॉ विल प्रिवेल। ये एक जो है पॉइंट मेंशन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जब हम सेंटर स्टेट रिलेशन के लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसलिए हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगी। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए 1 और 2 ओनली। ठीक है, तो ध्यान से ये स्टेटमेंट सॉल्व करनी है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। और अगेन ये सारी की सारी स्टेटमेंट डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से जो है आई हुई है, तो आपको लक्ष्मीकांत बुक पे यहाँ पे ट्रस्ट करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत की नहीं है, क्वेश्चन लक्ष्मीकांत का नहीं है, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। और अगेन इसको हम ध्यान से सॉल्व करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्यूरेटिव पिटीशन, यहाँ पे क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में आपसे पूछा गया है, और इज आर करेक्ट पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग क्यूरेटिव पिटीशन। देखो जब आप क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में पढ़ते हो तो इसका कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस या फिर कोई मेन लीगल रिकोर्स देखने को नहीं मिलता कि भाई कहीं पर प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली जब आप किसी फाइनल कन्विक्शन के अगेंस्ट
कोर्ट में रिव्यू डालते हो तो रिव्यू पिटीशन अगर फेल भी हो जाती है, अगर उसके मतलब उस केस में भी आपके पास जो है आपके अगेंस्ट डिसीजन आ जाता है, तो उसके बाद भी आपको सुप्रीम कोर्ट ने एक रिकोर्स दे रखा है, एक स्पेशल पैसेज दे रखा है कि भाई आप क्यूरेटिव पिटीशन फाइल करके अपनी फाइनल कन्विक्शन के रिव्यू के अगेंस्ट भी आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सुनवाई के लिए जा सकते हो। तो क्यूरेटिव पिटीशन एक बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो कि फाइनल कन्विक्शन के अगेंस्ट आप लोगों को मिली है। और इस केस में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि भाई ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है, ये फाइल करने की पावर या इसको एक्सरसाइज करने की पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। ये एंटरटेन जो की जा सकती है बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली की जा सकती है, हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगी, पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट कर दें और पहली स्टेटमेंट करेक्ट कर दें तो हमारी ये 1 या 1 एंड 3 यही स्टेटमेंट जो है आंसर का पार्ट बनेंगी। अब यहां पे थर्ड स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सर्टिफिकेशन बाय अ सीनियर एडवोकेट इज नेसेसरी टू फाइल अ क्यूरेटिव पिटीशन। बिल्कुल सही है। देखो जो एक सीनियर एडवोकेट होगा, जब उसको पूरा ये इंक्वायरी करेगा, उसको लगेगा कि भाई हाँ ये एक सही जो है पिटीशन है, इसको मैं फाइल कर सकता हूं ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, या फिर कोई बायसनेस है जस्टिस में, या फिर कोई ग्रेव जो है एरर हुआ है जस्टिस देते हुए, तो उस केस में सीनियर एडवोकेट के प्रोसीडिंग्स के थ्रू ही ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहां पे हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1 एंड 3। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसके लीगल बेसिस के बारे में जानना भी है कि भाई किस पर्टिकुलर केस से हमें पहली बार क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में पता लगा, तो एक बहुत ही फेमस केस है 2002 का, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं पर एक बार फिर भी देखेंगे तो एक रूपा अशोक हुर्रा केस वर्सेस अशोक हुर्रा एंड अनदर केस है। आप इसको एक बार चेक करेंगे तो उस केस में पहली बार हमें क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में जो है पता लगा। एक यूनियन कार्बाइड वाला केस भी, वहां पे भी क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में हमें पता लगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जो है बुक्स में नहीं मिलेंगी आपको, इसको आपको करंट अफेयर से ही कवर करना होगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर चार्ज टू द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दोस्तों अब जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं ना, इन क्वेश्चंस को आप सीधा ये मान लो कि लक्ष्मीकांत से कॉपी किया गया, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस में जितनी भी स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं रट्टे वाला पार्ट है। मतलब जिस बच्चे के रट्टा एकदम स्ट्रांग होगा उनको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगने वाले हैं, क्योंकि बहुत क्लियरली उन्होंने लाइन बाय लाइन लक्ष्मीकांत से चीजें कॉपी करी हैं, या फिर कॉपी ना बोल के लक्ष्मीकांत से ही उठाई उन्होंने। और एक क्वेश्चन आप लोगों को कहीं ना कहीं एक ऐसी नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व करने का मौका मिलेगा जो कि आपको बहुत अच्छे से याद है। तो यहां पर जैसे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर चार्ज टू द कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो यहां पर आपको बेसिकली क्या पूछा गया है कि जब हम बजट पास करवाते हैं तो दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक होते हैं the expenditure charged from the Parliament of India and expenditure votable by the Charge of India और made on the Consolidated Fund of India। दो तरह के एक्सपेंडिचर है। पहला क्या है, which is charged on the Consolidated Fund of India, और दूसरा क्या है, which is made on the Consolidated Fund of India। जो हमारा मेन फंड है उस पर या तो चार्ज है या मेड है। अब इनमें फर्क क्या है, देखिए अगर चार्ज एक्सपेंडिचर है तो उसके ऊपर पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होगी, इनको पास कराने के लिए कोई वोटिंग नहीं होती है। हाँ इनके ऊपर डिस्कशन हो सकता है लेकिन कोई वोटिंग नहीं होगी और ये सच पास हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं मेड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस केस में क्या होगा कि भाई आप लोगों को जो एक्सपेंडिचर है वो वोटिंग के थ्रू ही पास करवाना पड़ेगा और तभी वो आपके पास ग्रांट वगैरह आएगी। ये आप लोगों को पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए। तो कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर है जिनके ऊपर पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होती, सिर्फ डिस्कशन होती है। द डेट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल, बिल्कुल सही। देखो जो डेट चार्जेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, जिसके ऊपर उनको पेमेंट देनी है, इंटरेस्ट पेमेंट देनी है, वो चार्ज फंड एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो ये आंसर हमारा जो है बनेगा द एमोलुमेंट्स ऑफ एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू इधर ऑफिस, कि भाई जितना भी प्रेसिडेंट साहब का खर्चा है उनके जो एमोलुमेंट है वो भी चार्ज एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन पेबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जितना भी खर्चा है, सुप्रीम कोर्ट के जो है जजेस की जितनी भी पेंशन वगैरह है वो सारा चार्ज एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बिल्कुल सही दोस्तों। जो हमारे मेन ऑफिस हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के, जैसे स्पीकर हो गए, डिप्टी स्पीकर हो गए, चेयरमैन हो गए, डिप्टी चेयरमैन हो गए, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्लूड हो गई, वो सारी हमारी चार्ज एक्सपेंडिचर का पार्ट है। उसके ऊपर वोटिंग पार्लियामेंट में नहीं होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर और है जहां पर वोटिंग नहीं होती है। तो उस केस में आपको सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो है चार्ज एक्सपेंडिचर देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन में टफ नहीं था, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा बस हल्का सा याद होना चाहिए, चीजों को याद करना चाहिए था, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन है बी। और कौन से चैप्टर का पार्ट है, पार्लियामेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है जो कि हमारे बजट एक्सपेंडिचर से रिलेट करता है।
अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिकमेंडेशन बाय द थंगन कमेटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। देखिए, अगर हम अपने देश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो आजादी के बाद बहुत सारी कमेटीज हमें देखने को मिली जिन्होंने पीआरआई के रिगार्डिंग बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। जहां पे शुरुआत होती है बलवंत राय मेहता कमेटी 1952 से, उसके बाद हमें अशोक मेहता कमेटी दिखती है, फिर हमें जीवीके राव कमेटी दिखती है, फिर हमें एलएम सिगवी कमेटी दिखती है, फिर 1988 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पीके थंगन कमेटी बनाई जाती है। और पीके थंगन कमेटी भी कहीं ना कहीं जो एलएम सिंघवी की रिकमेंडेशन है उन्हीं को आगे पास करते हुए बताते हैं कि भाई हमें अपने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है रूरल एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देना चाहिए, प्लस उनकी जो टर्म है 5 ईयर की कर देनी चाहिए, प्लस पॉपुलेशन के बेसिस के हिसाब से हमें रिजर्वेशन दे देना चाहिए डिफरेंट कैटेगरीज को, वुमेन को भी रिजर्वेशन दे देना चाहिए। तो इनकी बहुत सारी रिकमेंडेशन थी, उनकी रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई इनमें से कौन सी उनकी रिकमेंडेशन थी। तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और 3 ईयर टर्म फॉर पीआरआई ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको स्टेटमेंट दी गई है। तो यहां पे आपने याद रखना है कि भाई जो भी कमेटीज जो है जीवीके राव कमेटी के बाद आई थी पीआरआई के ऊपर, उन्होंने सभी ने 5 ईयर की टर्म्स जो है बताई थी फॉर पीआरआई, ना कि 3 इयर्स की टर्म। तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत है और सभी ने बोला था कि भाई आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दो, ये जरूरी है अगर आपने उनको बहुत अच्छे से काम करवाना है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 1 ओनली। एंड दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप आगे भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो म्युनिसिपैलिटीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर काफी अच्छा फोकस आप लोगों का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements about the functions of the State Finance Commission is are correct? देखो आप लोगों को पता होगा कि भाई जो मेन फाइनेंशियल कमीशन होता है हमारा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेंट्रल फाइनेंशियल कमीशन के नाम से भी उनको जानते हैं, वो डिफरेंट होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन से। स्टेट फाइनेंस कमीशन सिर्फ जो स्टेट में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनके लिए रेवेन्यूज को डिसाइड करना और उनकी जो है एक्सपेंडिचर वगैरह देखना, उनकी जो है उनके खर्चे वगैरह मैनेज करना, ये काम स्टेट फाइनेंस कमीशन का होता है। लेकिन सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है कि भाई सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरीके से फंड्स को डिवॉल्व किया जाएगा, वो जो है डेलीगेशन को फाइनलाइज करना, और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल बाद बनाते हैं। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो हमारे गवर्नर साहब बनाते हैं। तो उनके रिगार्डिंग आपको पूछा गया कि कौन सी 2 स्टेटमेंट जो है सही है। इट रिव्यूज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट्स इन द स्टेट, बिल्कुल सही बात है। स्टेट फाइनेंस कमीशन को बनाने का पर्पस ही ये है कि वो चेक कर पाए कि भाई स्टेट का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनको किस तरह की और फंडिंग चाहिए, या फिर क्या वो करंट फंडिंग से चीजें मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये काम चेक करना, इसको रिव्यू करना किसका काम है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का। इट रिव्यूज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये भी बिल्कुल सही है कि भाई चेक करना कि भाई रूरल एरिया को कितनी ग्रांट जाएगी और अर्बन एरिया को कितना फंड जाएगा, और क्या वो फंड सही बेसिस पे डिवाइड हो रहा है, उसको रिव्यू करने का काम भी किसका है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन टफ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक भी लगाएं और अगर आपने पढ़ा हुआ फिर तो बिल्कुल ही आपको टफ नहीं लगने वाला है। अगला क्वेश्चन, एंड दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, ये क्वेश्चन अगेन लक्ष्मीकांत का नहीं है, ये आपको करंट अफेयर बेसिस पे क्वेश्चन देखने को मिला है। एंड दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। देखो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल अफेयर है, ठीक है, या डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस हम कह लेते हैं उसको, और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है या फिर पीएमओ हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, ये एक इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, इंपॉर्टेंट पोस्ट, इनके रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पास में यूपीएससी प्रीलिम्स में, और इस एग्जाम में भी आगे पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को काफी अच्छे से कवर कर लेना है। तो यहां पे क्या पूछा गया है कि द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इज द नोडल एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर द कंट्रीज इकोनॉमिक पॉलिसीज, बिल्कुल सही बात है। देखो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, अगर आप नाम से इसको समझें तो हमारे देश की जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उनको फॉर्मुलेट करने में, उनको रिव्यू करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, ये काम यही करता है। एंड दैट हैव अ बेयरिंग ऑन द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, बिल्कुल सही बात है कि अगर हमने मान लो फॉरेन से कोई हमें फंड उठाना है, उसको मैनेज करना है, तो अगेन वो काम कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर करता है। तो पहली स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट है और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई है। The principal responsibility of the Department of Economic Affairs is the preparation and presentation of the Union Budget। देखो यूनियन बजट इस टाइम पर जो है रेलवे बजट को इंक्लूड करता है, तो उसको जो है बनाने का काम, उसकी फॉर्मुलेशन काम कौन करता है, वो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर करेगा। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि जिन स्टेट्स में प्रेजेंट रूल है उनका बजट भी कौन बनाने में हेल्प करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो यहाँ पर अगेन दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ये क्वेश्चन जो है वो आपका करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि भाई आप प्रॉपर लक्ष्मीकांत में जब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी पढ़ोगे या फिर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्टली वर्ड बाय वर्ड ये लाइन देखने को मिलेंगी। तो लक्ष्मीकांत से इस पेपर में 9 में से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, आप लोग इस बुक पे ट्रस्ट कर सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछा गया है
कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, हम जब म्यूनिसिपैलिटीज वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आती है। इसका काम क्या होता है? ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान बनाना, और इसकी जो कंपोजिशन होती है, इसकी जो मैनर ऑफ इलेक्शन है मेंबर्स के, या फिर चेयरपर्सन के, या फिर कितने सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें जो है MP MLA रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट के, वो सारे डिसाइड करना स्टेट जो लेजिस्लेचर का काम होता है। सिमिलरली मेट्रोपॉलिटन कमेटी के रिगार्डिंग भी यही जो पावर्स हैं कि भाई कौन इसका मेंबर बनेगा, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का कंपोजिशन क्या होगी, प्लस इसके इलेक्शन कैसे होंगे, इसमें चेयरपर्सन के इलेक्शन कैसे होंगे, इनमें जो है कौन से MP कौन से MLA को इंक्लूड किया जाएगा, कैसे इंक्लूड किया जाएगा, सारी जो बातें स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है। लेकिन कुछ पॉइंट फिक्स कर दिए गए हैं कि भाई इनकी कंपोजिशन में ये पॉइंट आपने पक्का ध्यान में रखना है। तो उन्हीं पॉइंट के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, यहां पर एटलीस्ट 4/5 80% ऑफ द मेंबर जो हैं shall be elected by the elected member of the district level पंचायत and the municipalities in district from amongst themselves, कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है इनके 80% लोग जो हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए। किनके द्वारा? जो इलेक्टेड मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट जो लेवल पे पंचायत के और म्युनिसिपैलिटीज के जो डिस्ट्रिक्ट में है। देयर प्रोपोर्शन वुड बी इन अकॉर्डेंस विद द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है अर्बन टू रूरल, उनका जो रेशियो है उसी बेसिस पे आप लोगों को जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो रखने हैं, और उनके द्वारा ही इलेक्टेड मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी लगभग 80% इलेक्ट किए जाने चाहिए। ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट है और आप लोगों से करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई थी। सिमिलरली मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, जिसका काम अगेन ड्राफ्ट जो है डेवलपमेंट प्लान बनाना होता है फॉर द मेट्रोपॉलिटन एरिया, इसकी भी जो एटलीस्ट 2/3 कंपोजिशन है वो कैसे होगी? इट शुड बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज, जो एरिया में मेट्रोपॉलिटन एरिया में म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके इलेक्टेड मेंबर के द्वारा इलेक्टेड, एंड द चेयरपर्सन, देखो यहाँ पे मेंबर नहीं होता, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंचायत के मेंबर नहीं, पंचायत के चेयरपर्सन जो हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, एंड जो उनकी प्रोपोर्शन है वो अगेन पॉपुलेशन के बेसिस पे ही होगी। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट हमारी एग्जैक्टली करेक्ट हैं और आप लोगों से करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो था पॉलिटी का गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला जो पोर्शन था उसके PYQ से APFC 2023 में अच्छे क्वेश्चन थे। टफ नहीं बोलूंगा, जिस बच्चे ने लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई थी या जिस बच्चे ने अच्छे से पॉलिटी पढ़ी हुई थी उनके लिए बहुत इजी थे। 10 में से 8 में से 9 में से 7 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था वो इजीली। तो अब ये अगर करने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो यहां पर इस PYQ सीरीज के नए लेक्चर में मैं आप लोगों को इंडियन पॉलिटी कंपोनेंट के जो EOU 2023 एग्जामिनेशन के PYQ से उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा, और हम ये जानेंगे कि भाई किस तरीके से हमें एग्जाम में इन क्वेश्चन को हैंडल करना चाहिए और आगे के लिए इन क्वेश्चन से हमारे लिए क्या लर्निंग है। क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट मैंने अंडरलाइन कर लिया क्योंकि क्रिटिकल वर्ड है, इसके बेसिस पे मेरा आंसर गलत हो सकता है। मैं OMR शीट पे राइट स्टेटमेंट मार्क कर सकता हूं, तो हमें यहां पर नॉट को हमेशा अंडरलाइन कर लेना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड बाय द दिनेश गोस्वामी कमेटी। देखिए आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म के रिगार्डिंग बहुत सारी कमेटीज बनी हैं। हम अगर बात करें तारकुंडे कमेटी 1974, फिर जयप्रकाश नारायण कमेटी बनी 1974 के आसपास ही, उसके बाद बनी दिनेश गोस्वामी कमेटी जो कि VP सिंह गवर्नमेंट ने बनाई, एक पॉलिटिशियन थे, उनकी जो है चेयरमैनशिप में दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी और 1990 में कमेटी बनी। इसके बाद आप लोगों को जो है वोहरा कमेटी देखने को मिलती है 1993 में, फिर इंद्रजीत गुप्ता कमेटी बनी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन में। उसके बाद आप लोगों को जो है लॉ कमीशन की रिपोर्ट देखने को मिलती है इलेक्टोरल रिफॉर्म के रिगार्डिंग, फिर एक नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। फिर दोस्तों और भी बहुत सारी कमेटी आती रहती हैं, तो यहाँ पर कमेटी की कमी नहीं है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमें क्या मैसेज मिला कि भाई जितनी भी इलेक्टोरल रिफॉर्म की कमेटीज हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि भाई जो दिनेश गोस्वामी कमेटी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म के रिगार्डिंग, उसकी कौन सी इनमें से रिकमेंडेशन नहीं थी। देखो आपको इसके लिए दिनेश गोस्वामी कमेटी के बारे में पता होना चाहिए, उनकी मेजर रिकमेंडेशंस के बारे में पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन के हम ऑप्शन पढ़ते हैं कि द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर should be made by the President of India in consultation with the Chief Justice of India and the leader of the opposition। कि भाई जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। किसकी कंसल्टेशन के बाद करेंगे? कि भाई लीडर ऑफ अपोजिशन की कंसल्टेशन के बाद और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात। ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन। कि भाई यहां पर चीफ जस्टिस है, सेकंड स्टेटमेंट में चीफ जस्टिस को हटा के क्या कर दिया? प्राइम मिनिस्टर कर दिया। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि द कंसल्टेशन प्रोसेस शुड हैव अ स्टैट्यूटरी बैकिंग। भाई एक एक्ट के थ्रू इसको बैक किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये कमेटी बस बन गई और जो है वो अपना काम कर रही है, कोई बैकिंग नहीं है उस कमेटी की, मतलब कोई स्टैट्यूटरी जो एक्ट है वो उस पर्टिकुलर कमेटी की फाउंडेशन या फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करता है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर इलेक्शन कमिश्नर
ठीक है, शुड बी मेड इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन। अब यहां पे आपसे जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। दोस्तों देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब आंसर हमारा एक ही स्टेटमेंट होगा, मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं होंगी। और यहां पर थोड़ा सा हम दिमाग लगा सकते थे, थोड़ा हम लॉजिक लगा सकते थे, बट पहले मैं आपको दिनेश गोस्वामी कमेटी के बारे में बताता हूं, जो कि 1990 में बनी थी। इस कमेटी का बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम किस तरीके से रिफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। इन्होंने बोला कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक मल्टी मेंबर बॉडी बनना चाहिए जहां पर एटलीस्ट 3 मेंबर होने चाहिए। इस कमेटी में जितने भी मेंबर थे सबने माना एक साथ कि भाई हाँ, इस कमेटी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मल्टी मेंबर बॉडी जो है होनी चाहिए और मिनिमम 3 मेंबर होने चाहिए। और इनकी रिकमेंडेशन क्या थी? देखो, अगर आप यहां पर 3 स्टेटमेंट देखें, 2 स्टेटमेंट देखें, पहली और डी, ये आप लोगों को एक तरह से इन्फोर्सिंग देखने को मिलेगी, मतलब एक साथ देखने को मिलेंगे। कैसे? कि भाई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सीजेआई करेगा, मतलब प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन किसी कंसल्टेशन के बाद, सीजेआई कंसल्टेशन के बाद, और लीडर ऑफ अपोजिशन की कंसल्टेशन के बाद। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो उस केस में जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी उसका लीडर यहां पर जो है पार्टिसिपेट करेगा इस कंसल्टेशन कमेटी में। और ये ए स्टेटमेंट है। और बी, हमारी डी स्टेटमेंट क्या कहती है कि भाई जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन किसी कंसल्टेशन के बाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कंसल्टेशन, सीजीआई की कंसल्टेशन एंड लीडर ऑफ अपोजिशन की कंसल्टेशन। अब यहां पे दोनों स्टेटमेंट ए और डी एक दूसरे को बैक कर रही हैं। आप समझ रहे हो कैसे बैक कर रही हैं? कि भाई अगर ये बी स्टेटमेंट करेक्ट होती कि भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कमेटी जो है वो रिकमेंड करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट उससे कॉन्ट्रास्ट हो जाती, अपोजिट हो जाती। बट यहां पर ए और डी एक दूसरे को सपोर्ट करती हो कि यहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कॉमन है और यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन भी कॉमन है। यहां पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और यहां पर भी लीडर ऑफ अपोजिशन है। और एक बहुत ही कॉमन सी एक बात है कि भाई अगर बाकी इलेक्शन कमिश्नर को हम अपॉइंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हम जो है कंसल्टेशन लेंगे, तो वो तो यहाँ पे आने स्वाभाविक थे। तो यहाँ पर ए और डी जो स्टेटमेंट वो सपोर्टिंग है। इनमें से अगर आप एक गलत करोगे दूसरी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी, तो उस केस में ये तो आंसर का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि 2 स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकते हैं। स्टेटरी बैकिंग ये लॉजिकल लग रहा है और ये स्टेटमेंट क्योंकि इससे अलग है, कॉन्ट्रास्ट है, तो इसलिए हमारी जो रॉन्ग आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा लॉजिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है, बट एज सच आपको मेजर कमेटीज की रिकमेंडेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री माइंड होकर एग्जाम के बिना, प्रेशर के बिना फ्री माइंड होकर लॉजिक लगाना आसान होता है, लेकिन एग्जाम में बहुत प्रेशर में होते हैं। वहां पर हमें अपना अच्छा दिमाग भी कई बार डाउटफुल लग जाता है कि भाई हम शायद यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, हमें इस क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए। तो एज सच इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी कि भाई प्राइम मिनिस्टर नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन की जो कमेटी है उसकी कंसल्टेशन के बाद, उसकी रिकमेंडेशन के बाद ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और अगर बाकी इलेक्शन कमिश्नर आपने अपॉइंट करने हैं तो उस केस में आपको सीसी की भी कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन है बट ध्यान से सॉल्व करिएगा क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। हम जब लक्ष्मीकांत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पढ़ते हैं या फिर हम किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के टॉपिक को कवर करते हैं तो वहां पर हम रिटायर्ड जज की अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले तो मैं बोलूंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमें टेक्निक समझनी है, किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए। Which of the following statement regarding the attendance of the retired judges at the sittings of Supreme Court of India is are correct? मतलब होता क्या कि देखो, अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का रिटायर हो गया तो उसको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जज बनाया जा सकता है, उसकी अटेंडेंस दोबारा सिक्योर की जा सकती है। इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे नहीं है, नहीं पूछा है, पूछा है। पहली स्टेटमेंट, चलो हमें आर्टिकल याद नहीं है भाई, 128 आर्टिकल हमें बिल्कुल भी याद नहीं है, हम मेजर आर्टिकल याद करते हैं। सर ने बोला कि भाई आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 51 ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आर्टिकल 74, 75, 110 मनी मिल वाला, 143, ठीक है, 148 कैग वाला, ऐसे आर्टिकल हमें पता होने चाहिए। हम 128 की तो बात भी नहीं करते हैं, तो पहली स्टेटमेंट हमें नहीं आती। हमें मान के चले कि सर पहली स्टेटमेंट हमारे लिए नींद बटा सन्नाटा है, हमें नहीं पता कि आंसर करेक्ट है या नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे एट एनी टाइम रिक्वेस्ट एनीवन who has held office as a judge of the Supreme Court or a High Court to sit and act as a judge of Supreme Court। लॉजिकल लग रही है, ठीक लग रही है यहां तक स्टेटमेंट। हाँ, थोड़ी बहुत कमी हमें अपनी नॉलेज से पता लग रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे ही किसी को जो है सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना सकता, किसी रिटायर्ड जज को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज नहीं बना सकता विदाउट दी फर्स्ट कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो पर्सन अपॉइंट होना है उसकी कंसल्टेशन के बाद। बेसिकली उससे जो है पूछा जाता है, लेकिन पहले प्रेसिडेंट साहब से परमिशन ली जाती है। तो ये स्टेटमेंट हाफ करेक्ट है, अभी हम इसको सही नहीं मानेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मेट एनी टाइम विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखो यहां पे ये वर्ड आ गया है, प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब से पहले परमिशन लेने के बाद
रिक्वेस्ट एनी पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस। अब यहां पर इन्होंने वर्ड डाल दिया सिर्फ चीफ जस्टिस, यहां पर इन्होंने सिर्फ जज नहीं बोला, यहां पर चीफ जस्टिस वर्ड भी बोल दिया है, ऑफ अ हाई कोर्ट टू सिट एंड एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर प्रीवियस कंसेंट वाला पॉइंट तो ऐड हो गया, लेकिन ये वाले पॉइंट ने हमारे को डाउटफुल डाल दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे एट एनी टाइम विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, बहुत बढ़िया। रिक्वेस्ट एनी पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू सिट एंड एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट हमें बहुत ज्यादा करेक्ट लगती है। पहली स्टेटमेंट, सेकंड वाली जो स्टेटमेंट थी उससे मोर एप्रोप्रिएट एंड मोर कंप्लीट स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई, क्यों होगी भाई, यहाँ पे चीफ जस्टिस वर्ड डाल दिया जज की जगह, तो इसलिए हमारी फोर्थ स्टेटमेंट तो 100% करेक्ट है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डाउट नहीं है कि भाई आंसर में जो है 1 and 3 तो पक्का नहीं आएगा, लेकिन 1 and 4, 2 and 4 और 4 आ सकता है। 2 भी हमने गलत कर दी है क्योंकि भाई यहाँ पे हाफ करेक्ट है, फुल करेक्ट नहीं है, या तो 4 ठीक होगी या 2 ठीक होगी, तो इसको भी हमने जो है नेग्लेक्ट कर दिया। अब डाउट है कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों जिसका लक अच्छा है, जिसको आर्टिकल 128 के बारे में पता है या जो थोड़ा सा रिस्क लेगा वही सही कर पाएगा। भाई हाँ, आर्टिकल 128 डील करता है विद द अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए 1 and 4 ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत सिंपल था, इसने काफी बच्चों के चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट लेकर आई पेपर में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया। देखो, अगर आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की लिस्ट भी पता है कि भाई कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है और कौन सी बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पर आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि जल्दीबाजी में कई बार हम ओएमआर शीट पे आंसर गलत लगा देते हैं, वो हमें सिली मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया है, पूरी दुनिया इसको ठीक करके आएगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, हम याद करते हैं आर्टिकल 338A, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 338B, हम इनके अमेंडमेंट भी साथ में लिख लेते हैं, कहीं ना कहीं इसके साथ 65th अमेंडमेंट, ठीक है, और हमारी 89th अमेंडमेंट जुड़ी हुई है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आर्टिकल 338 केवल, और यहाँ पे भी 65th जिसने एक कमीशन को जो है रिप्लेस किया, और फिर 89th में बाइफरकेट होके ये अलग बन गया, ये अलग बन गया। तो यहाँ पे देखो मैंने तीनों आर्टिकल क्यों लिखे हैं, ये तीनों आर्टिकल इसलिए लिखे हैं क्योंकि आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इनका मेंशन है तो दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो यहाँ पर ये जो तीनों BCD वाली जो बॉडीज हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बिकॉज दे आर एस्टेब्लिश्ड एज पर द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में आर्टिकल ऐड किए गए, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि भाई ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के थ्रू बनी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसका मेंशन कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक बार मुझे चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा कि वो कौन सी अमेंडमेंट थी, वो कौन सी अमेंडमेंट थी 2018-19 की जिसके थ्रू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना है, जिससे उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा दिया गया है। आपको मुझे यहां पर कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे ने पक्का बताना है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आराम से सॉल्व करना था, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी थी, क्योंकि क्वेश्चन देखने में लेंथी है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। व्हाट आर दी प्रीरिक्विजिट, मतलब क्या पहली कंडीशंस हैं, क्या इनिशियल कंडीशन होनी चाहिए फॉर डिक्लेयरिंग एनी एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप लोग जानते हैं ना 5th शेड्यूल जो है वो शेड्यूल्ड एरिया से डील करता है, और जो 6th शेड्यूल है वो AMTM जो हमारे असम वगैरह हैं उनसे, जो उनके वहां पे ट्राइबल एरिया है उनसे डील करता है। तो यहाँ पे 5th शेड्यूल में अगर किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना है तो उसके लिए कौन सी कंडीशन उस एरिया ने सेटिस्फाई कर रखी होनी चाहिए, तभी उसको शेड्यूल्ड एरिया हम घोषित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ऑप्शन क्या है, प्रीपोंडरेंस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, कि भाई ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा होनी चाहिए। सिंपल सी बात, हमें पता है कि भाई शेड्यूल्ड एरिया ट्राइबल एरिया में हम उनको स्पेशल एरिया इसलिए मानते हैं कि वहां पे थोड़ी सी ट्राइबल पॉपुलेशन बाकी एरिया से ज्यादा है। तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, हमारे आंसर का पार्ट बनेगा। तो ए हम हटा देते हैं। कंपैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया, इस पे अभी नहीं जाते क्योंकि हमें डाउट है कि भाई ये तो हमने शायद पढ़ा ही नहीं है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ दिस एरिया, ये एक पॉइंट होता है बिल्कुल कि भाई इकोनॉमिक बैकवर्ड अगर एरिया है, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और अभी भी मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ी हुई है, तो उस केस में उसको हमें स्पेशल एरिया देना चाहिए, शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर देना चाहिए। तो यहां पर 3 हमारे आंसर का पार्ट बनेगा, तो बाकी तीनों में 3 आ रहा है। अब नोटिफिकेशन मस्ट बी इश्यूड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। देखो, अगर किसी भारत में किसी भी एरिया को आपने शेड्यूल्ड एरिया घोषित करना है तो उसके लिए जो ऑर्डर इशू होगा वो गवर्नर ऑफ द स्टेट इशू नहीं करेंगे। आई होप आपके माइंड में आंसर आ गया हो। वो इशू करेंगे हमारे भारत के राष्ट्रपति। तो यहां पर 4th स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि गवर्नर यहां पर हमारे आंसर का पार्ट नहीं बनेगा। हमारे आंसर का पार्ट क्या बनेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 4 अगर हम गलत करते हैं तो 4 गलत करते ही हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए,
2 and 4 एंड 1 2 3 and 4। अब हमें डाउट है कि भाई कंपैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया। दोस्तों बिल्कुल ये भी एक वैलिड पॉइंट होता है जिसके बेसिस पे हम एक शेड्यूल्ड एरिया घोषित करें। बहुत बड़े एरिया को, बहुत बड़े स्टेट को ही शेड्यूल्ड एरिया घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे हम स्पेशल फोकस कैसे देंगे, उसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम बहुत छोटे छोटे शेड्यूल्ड एरिया बनाते हैं। तो यहां पर ये जो पहले तीन ऑप्शन है 1 2 and 3 दे आर द राइट आंसर, क्योंकि यहां पर ये तीन फैक्टर की बेसिस पे हम किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करते हैं। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंडियन पॉलिटी पे। अगेन थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, मैं इसे टफ क्वेश्चन ही बोलूंगा कि हम इतने डिटेल में कभी भी पॉलिटी नहीं पढ़ते हैं। हाँ नो डाउट अगर ये टॉपिक करंट अफेयर में होता और वहां से हमने कवर कर लिया तो फिर तो अच्छा था, बट अदरवाइज बुक्स वगैरह में हम इसको कवर नहीं करते हैं। द रेलवे बजट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द जनरल बजट ओइंग टू, मतलब देखो हम ये जानते हैं कि भाई एक कमेटी थी 1924 में, आई होप आपने भी उसके बारे में सुना होगा, एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ कमेटी की रिकमेंडेशन में 1924 में हमने जनरल बजट से रेलवे बजट को सेपरेट किया। लेकिन यहां पर उन्होंने कमेटी से भी डीप में जाके पूछा कि भाई वो कौन सी कन्वेंशन थी जिसको बेसिस मान के हमने इसको सेपरेट किया। एकवर्थ कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दी, लेकिन किस कन्वेंशन के बेसिस पे हमने जनरल बजट और रेलवे बजट को सेपरेट किया। आपको बताना चाहूंगा कि वो कन्वेंशन थी सेपरेशन कन्वेंशन ऑफ 1924, जिसके बेसिस पे हमने जनरल बजट को सेपरेट किया फ्रॉम दी रेलवे बजट। और ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। अब आपको मुझे ये बताना है कि भाई कौन से ईयर में अरुण जेटली साहब ने पहली बार एक मर्ज्ड बजट, रेलवे बजट और जनरल बजट पेश किया। आपके पास दो क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई कौन सी अमेंडमेंट थी जिसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, पहला क्वेश्चन आप लोगों से। और दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई अरुण जेटली साहब ने कौन से ईयर में मर्ज्ड रेलवे बजट और जनरल बजट को पेश किया। तो आप सबने आंसर करना है। मैं देखना चाहूंगा कि भाई किस बच्चे ने सही आंसर किया है। तो ये हमारे आज के 5 के पॉलिटी क्वेश्चन थे फ्रॉम ईओ एग्जामिनेशन ऑफ 2023। आइए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं ईओ 2021 एग्जामिनेशन के इंडियन पॉलिटी कंपोनेंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडियन पॉलिटी हमारे सिलेबस में, उसका नाम इस टाइम पर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो हम देखेंगे कि भाई 2021 के एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आए और हम कैसे क्वेश्चन आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 के एपीएससी ईओ एग्जामिनेशन में, या चेंजिंग ट्रेंड को डील कर पाओ। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन क्वेश्चन को आप मेरे सामने सॉल्व करो, ताकि आप लोगों को भी आइडिया लगे कि भाई किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर्मली डिसएसोसिएटेड फ्रॉम दी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इस इलेक्शन एज द स्पीकर, कि भाई कौन सा ऐसा पर्सन था जो कि लोकसभा का स्पीकर बनने के बाद जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो बिलोंग करता था उसे डिसोसिएट हो जाता, उसे उसकी मेंबरशिप छोड़ देता। फॉर एग्जांपल जब हम जानते हैं कि भाई पार्लियामेंट में जो लोकसभा में जब कोई स्पीकर बनता है हाउस का, तो जनरली वो एक रूलिंग पार्टी का मेंबर होता है। तब जब वो स्पीकर बनता है तो वो रूलिंग पार्टी की मेंबरशिप छोड़ता नहीं है, वो कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी की मेंबरशिप को बरकरार रखते हुए स्पीकर पोस्ट पे अपना काम करता है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं, हार्डली एक ही पर्सन ऐसा हुआ है सिंस इंडिपेंडेंस जिसने स्पीकर पोस्ट पे सिलेक्ट होने के बाद अपनी रूलिंग पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी। अब वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो पर्सन कौन था। अब दोस्तों स्पीकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, एक इंपार्शियल पोस्ट है, तो वहां पे अगर कोई पर्सन रूलिंग पार्टी की मेंबरशिप छोड़ता है तो उसकी फेयरनेस और जो है इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे वो पर्सन अभी तक सिर्फ एक ही थे जो कि हमारे प्रेसिडेंट भी बने हैं, वो है नीलम संजीवा रेड्डी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नीलम संजीवा रेड्डी वॉज दी ओनली पर्सन जिन्होंने आजादी के बाद स्पीकर पोस्ट पे इलेक्ट होने के बाद अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी जिसे वो बिलोंग करते थे उसकी मेंबरशिप से जो है डिसएसोसिएशन कर ली थी, उसको छोड़ दिया था और फिर उन्होंने स्पीकर पोस्ट को संभाला था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आप लोगों के लिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। आई होप इसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो पहला क्वेश्चन भी फैक्चुअल था, सेकंड क्वेश्चन भी फैक्चुअल आ गया। तो यहाँ पे जिस बच्चे को पूरी चीजें रटी हुई हैं, जिसको पूरा 8th शेड्यूल की 22 लैंग्वेजेस का ज्ञान है, वही बच्चा इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल है, इनमें से कौन सी लैंग्वेज उस शेड्यूल में मेंशन नहीं करी गई है। 8th शेड्यूल किससे डील करता है, जो लैंग्वेजेस हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि भाई कितनी लैंग्वेजेस ओरिजिनली थी। इस टाइम पर 22 लैंग्वेज हो चुकी हैं। दोस्तों 21st अमेंडमेंट के थ्रू कुछ लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, फिर 71st अमेंडमेंट के थ्रू कुछ लैंग्वेजेस को ऐड किया गया, और फाइनली 92nd अमेंडमेंट के थ्रू कुछ लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। और दोस्तों जो 92nd अमेंडमेंट थी उसके थ्रू किसको ऐड किया गया, उसके थ्रू डोगरी यानी कि डोंगरी जो लैंग्वेज है उसको ऐड किया गया, मैथिली लैंग्वेज को ऐड किया गया, संथली लैंग्वेज को ऐड किया गया। तो ये तीनों ही लैंग्वेजेस पार्ट थी 92nd अमेंडमेंट के थ्रू 8th शेड्यूल का। तो हमारे आंसर का भी पार्ट बनेंगी, मतलब ये जो है प्रेजेंट है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बहुत ही कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। ये जो तीनों है ए सी डी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 92nd अमेंडमेंट के थ्रू 8th शेड्यूल में ऐड करी गई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैंडेट ऑफ द कमेटी ऑन एस्टिमेट। देखो हमारे जो है पार्लियामेंट्री फंक्शंस में कमेटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो यहां पर आपसे एस्टिमेट कमेटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से क्या मैंडेट होता है एस्टिमेट कमेटी का। एस्टिमेट कमेटी हो गई, पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं और काफी टाइम से सिंस इंडिपेंडेंस हमारे देश में काम कर रही हैं, और इनमें से कुछ कमेटीज तो हमारी प्री इंडिपेंडेंस इरा की भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस्टिमेट कमेटी है जिसको जॉन मथई की रिकमेंडेशन में 1950 में बनाया गया, उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई उनका मैंडेट क्या है। पहला ऑप्शन क्या है कि इट रिपोर्ट्स ऑन व्हाट इकोनॉमिक्स इंप्रूवमेंट in organization efficiency or administrative reform consistent with the policy underlying the estimate may be affected। देखिए क्या होता है, जब बजट हम प्रेजेंट करते हैं ना, जब रूलिंग पार्टी बजट प्रेजेंट करती है तो वो चीजों का एस्टिमेट दे देगी, भाई इस चीज में इतना खर्चा हो सकता है, इस चीज में इतना जो है खर्चा होगा, इसमें इतना खर्चा होगा। तो यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी का क्या मैंडेट है कि भाई वो बताए कि जो आपने खर्चा दिया है क्या हम उसमें बेटर एफिशिएंसी मेंटेन कर सकते हैं, क्या वहां पर और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या हम और खर्चा बचा सकते हैं, इन एस्टिमेट को डाउन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो ए ऑप्शन है यही इनका मैंडेट है और दिस इज द राइट आंसर। बट हम बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। इट स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं ये काम इनका नहीं होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का होता है। It examines report of the Comptroller and Auditor General of India and whether public undertaking are run efficiently. No, ये अगेन इसका काम नहीं है। It examines bills on matters of general public interest, ये भी इसका काम नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई जो एस्टिमेट कमेटी होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी पार्लियामेंट में, सॉरी, ये जो कमेटी है इसके मेंबर कौन से हाउस से बिलोंग करते हैं और कितने मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे मैं हिंट देना चाहूंगा कि इसमें सिर्फ एक ही हाउस के मेंबर होता है, दूसरे हाउस का मेंबर इसमें नहीं होता है। ठीक है, दूसरे हाउस के कोई भी मेंबर इसका पार्ट नहीं बनते हैं। तो कौन से हाउस के मेंबर्स इसमें जो है पार्ट करते हैं और कितने मेंबर होते हैं वो भी मुझे आपको बताना है, और वो नंबर पहले क्या था और किस ईयर में वो नंबर इंक्रीज हो गया ये भी मुझे आपको बताना है, ताकि आप लोग अपनी जो नॉलेज है उसका टेस्ट भी कर पाओ इस क्वेश्चन के साथ साथ। अब आते हैं 2021 ईओ एग्जामिनेशन के लास्ट क्वेश्चन पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स पर्टेनिंग टू द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज नॉट करेक्ट। एनजीटी जो है एक बहुत ही पॉपुलर बॉडी है, आप लोग इसके बारे में अखबार में पढ़ते रहते होंगे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का इसका मैंडेट है। तो उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो जो नहीं वाला पोर्शन है इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नहीं वाला पोर्शन। द एनजीटी वाज सेटअप इन द ईयर 2010, बिल्कुल सही है कि भाई एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट के थ्रू, एनजीटी एक्ट के थ्रू 2010 में, अक्टूबर 2010 में इसकी जो है फॉर्मेशन हुई, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। इट्स पर्पस इज टू इंश्योर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस relating to environmental protection and conservation of forest and other natural resources, बिल्कुल सही बात है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यही मैंडेट है। इट इज बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, नहीं दोस्तों ये बाउंड नहीं है किसी भी सिविल प्रोसीजर से, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट हैज द पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड इट इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ए, बी और डी स्टेटमेंट हमारी सही है, लेकिन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। और हमसे क्या पूछा था कि भाई कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो सी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो दिस वॉज रिगार्डिंग दी ईओ 2021 इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन। आई होप आपको 4 क्वेश्चन से थोड़ी हिंट मिली होगी कि भाई ईओ का पेपर थोड़ा फैक्चुअल आता है और यहाँ पर थोड़े से फैक्ट आपको याद रहे होंगे, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एस्टिमेट कमेटी वाला क्वेश्चन इजी था, एनजीटी वाला क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन जो पहले 2 क्वेश्चन थे वो थोड़े से रट्टा स्पेसिफिक थे, जहां पे अगर किसी बच्चे का रट्टा स्ट्रॉन्ग है तो वही उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। बट दोस्तों हमें हिंट यही मिलती है कि भाई इंडियन पॉलिटी या फिर मॉडर्न हिस्ट्री जैसे जो कंपोनेंट हैं वो एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें हल्के से टफ देखने को मिलेंगे, जहां पर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन वाला बच्चा ही उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि जब आप इन कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करें तो समझिए तो जरूर, लेकिन जो फैक्ट है उनको अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आप एग्जाम में उनको अच्छे से प्रेजेंट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जहां पर हमने पिछले 3 पेपर्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व किया है। दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं फॉर दी स्पेशल कंपोनेंट, तो हमने आपके लिए एक स्पेशल बुक डिजाइन कर दी है, जहां पर आप लोगों को 1900 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, कंप्यूटर हम प्रोवाइड करें। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन है और एज पर द लेटेस्ट सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न है। दोस्तों इसके साथ साथ आप हमारे ई स्टोर पे जाके सोशल सिक्योरिटी एक्ट की कंपाइल्ड बुक और लेबर लॉ की कंपाइल्ड बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम के हर एक कंपोनेंट की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, जहां पर आप लोग हर एक कंपोनेंट के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को 10 फुल लेंथ टेस्ट फॉर एपीएससी एग्जामिनेशन विद वीकली मेंटर टॉक सेशन और करंट अफेयर के भी आपको मंथली क्विज मिल रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों की क्वालिटी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 85% ऑफ का, जिसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड EPFO85। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को लास्ट मोमेंट में इस एग्जाम के लिए रेडी करने में काफी हेल्प करने वाली है। आप इसमें जो है एनरोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।